ओके, लेसन नंबर 11 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। सबसे पहले तो ये चैप्टर कौन से पार्ट में है? पार्ट बी में? बी में नहीं है? बी में क्या क्या बचा है? अच्छा, तो पार्ट ए में हमारा लेसन नंबर 11 है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इवन पार्ट ए में जो चैप्टर्स हैं वो काफी छोटे छोटे हैं, अगर आप उनकी लेंथ वाइज चले तो कंपेरेटिवली छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। एंड वेटेज कितना है पार्ट ए का? कितना वेटेज है? अरे बाप रे बाप, यही नहीं याद हो पा रहा है। 40 की 50? 40, ठीक है। तो अब हम लोग 40 मार्क्स की तरफ मूव कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि हम लोग पहले पूरा पार्ट ए करने वाले हैं, बट हाँ कुछ ऐसे चैप्टर्स जो इजी हैं और जिसमें मार्क्स ऑब्वियसली डायरेक्ट आ जाएंगे, अब उन पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन से स्टार्ट करने वाले हैं, लेसन नंबर 11। ओके, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस वर्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन? एसईजेड सुना है? क्या होते हैं एसईजेड? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना? अच्छा अच्छा, ये बताओ, ये एसईजेड इंडिया के अंदर होते हैं कि इंडिया के बाहर? बाहर? अंदर? एक आंसर बताओ, मिक्स बता रहे हो। अंदर? बेसिकली ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया के अंदर के ही कुछ एरियाज होते हैं, ठीक है। ये वो स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनको गवर्नमेंट ने अलग से क्रिएट किया है ताकि इनसे ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, ये सब ज्यादा जनरेट हो सके। तो जैसे अगर हम लोग मान के चले, ये क्या है बताइए, बता दो। अच्छी, इतनी अच्छी ड्राइंग है हमारी, बस इसके ऊपर का थोड़ा डिफिकल्ट है बनाना, तो हमने कहा इतना, इतने से शायद बच्चे समझ जाएंगे। तो ये है इंडिया, ठीक है। अब इसमें ही कुछ अलग अलग एरियाज हैं जिनको गवर्नमेंट ने एसईजेड डिक्लेयर कर दिया। एसईजेड डिक्लेयर करने का मतलब ये हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो एरियाज हैं, इन जगह पर अगर आप ट्रेड करेंगे, अगर आप यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाते हो, अगर आप यहाँ से बिजनेस करते हैं, तो हम आपको फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन, फेवरेबल लॉ प्रोवाइड कराएंगे। मतलब अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया में बिजनेस करेंगे तो आपके लिए अलग लॉ लगेंगे, आपके ऊपर अलग रूल्स लगेंगे, और अगर आप इन जगहों पे ट्रेड करेंगे तो आपको बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफर किए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन एरियाज को प्रमोट किया जा सके। अब ज्यादा से ज्यादा, जैसे आपने देखा होगा, अब हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनको प्योरली इंडस्ट्रियल एरिया बोल दिया जाता है कि भाई यहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर सारी कंपनीज हैं, ठीक है। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये इसीलिए लगाई जाती हैं इन एरियाज में ताकि उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिले। सबसे पहली चीज तो ये टैक्स फ्री एरियाज होते हैं। टैक्स फ्री एरिया का मतलब ये हो गया कि अगर हम रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, आप कहीं और अपनी फैक्ट्री लगाओगे, कहीं और बिजनेस ऑपरेट करोगे तो आपके ऊपर टैक्सेस लगेंगे। लेकिन ये एरिया कुछ ऐसे एरियाज हैं, स्पेशल एरियाज हैं, जहां पर गवर्नमेंट ने टैक्सेशन में इनको छूट दे रखी है। अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर कोई पर्सन यहां पर अपनी फैक्ट्री लगाता है, यहां से बिजनेस करता है, तो हम उसको टैक्सेशन में भी बेनिफिट्स देंगे और बाकी सारे लॉज में भी हम उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे स्पेशल एरियाज को क्या कहा जाता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर, अब अगर कोई ऐसा एरिया, आप सोचिए इंडिया में ऐसी कुछ जगह हैं जहां पर बिजनेस करने पे टैक्स भी नहीं लगता, गवर्नमेंट भी फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस लगाती है, तो आपको नहीं लगता ज्यादा से ज्यादा लोग वहीं फैक्ट्री लगाना चाहेंगे? आपसे भी अगर हम पूछे तो आप कहेंगे भैया हम एसईजेड में फैक्ट्री लगाएंगे, टैक्स भी नहीं लगेगा और सरकार हमको अच्छे से परमिशन भी दे देगी, फैसिलिटीज भी ज्यादा मिलेंगी। इससे फायदा ये होता है कि इन एरियाज में ट्रेड बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो वहां का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा। तो गवर्नमेंट का ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ एरियाज को ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाए जहां पे बेटर ट्रेड हो सके, बेटर मैन्युफैक्चरिंग हो सके और क्वालिटी ऑफ लिविंग बेटर हो सके। ऐसे एरियाज को गवर्नमेंट ने क्या कह दिया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अलावा जो बचा हुआ एरिया है इसको कहा जाता है डीटीए। डीटीए का मतलब होता है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। अभी सिर्फ समझते चली जाइएगा, 10 मिनट अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो चैप्टर बहुत इजी रह जाएगा। फिर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, व्हाट डू यू मीन बाय टैरिफ? टैक्सेस, ठीक है। टैरिफ का मतलब ही हो गया टैक्सेस लग रहे हैं। अब इसको टैरिफ एरिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एसईजेड में टैक्सेस नहीं है।
Are you understanding? तो ये जितना भी एरिया है, बचा हुआ एरिया, दिस इज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का मतलब इन सब जगह पे अगर आप अपनी फैक्ट्री लगाएंगे तो आपको टैरिफ यानी टैक्सेस देने पड़ेंगे, लेकिन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो टैक्स फ्री ड्यूटी एरिया होता है। टैक्स फ्री एरिया समझ गए? यहाँ पर आपको टैक्सेस या जो भी चार्जेस हैं वो सब बियर नहीं करने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया क्या कहलाया जाता है? डीटीए। व्हाट इज डीटीए? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ठीक है, अगली बात, ये जो एसईजेड होते हैं ना, इनको फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। होते तो ये इंडिया के अंदर ही हैं, लेकिन हम इनको फॉरेन टेरिटरी मानते हैं। फॉरेन टेरिटरी मतलब हम ये मान के चलते हैं कि ये इंडिया के बाहर है। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर हमने इन एसईजेड को फॉरेन टेरिटरी मान लिया है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग डीटीए टू एसईजेड या एसईजेड टू डीटीए ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो सेल परचेज की जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट माना जाएगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर इंडिया के बाहर हम लोग माल भेजते तो वो एक्सपोर्ट होता, बाहर से हम लोग लेते तो वो इंपोर्ट होता। अब ये कह रहे हैं ये जो एसईजेड है ये है तो इंडिया के अंदर, लेकिन हम इसको एक फॉरेन एंटिटी मानते हैं। फॉरेन एंटिटी मतलब फॉरेन कंट्री मानते हैं, आप ये मान। अब अगर हमने इसको फॉरेन एंटिटी मान लिया, इसका मतलब डीटीए से अगर कोई माल एसईजेड जा रहा है या एसईजेड से कोई माल डीटीए आ रहा है, इसका मतलब डोमेस्टिक एंटिटी टू फॉरेन एंटिटी एंड फॉरेन एंटिटी टू डोमेस्टिक एंटिटी हो रहा है, इसलिए इनको क्या माना जाता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो होते तो ये एसईजेड इंडिया के अंदर ही हैं, लेकिन फिर भी हम इनको फॉरेन एंटिटी मानते हैं और इसलिए ट्रांजैक्शन फ्रॉम डीटीए टू एसईजेड एंड एसईजेड टू डीटीए विल बी कंसिडर्ड एज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये बात भी क्लियर हो गई? ठीक है, फाइन। अगली चीज, अब जैसे ये एसईजेड है, अब एक एसईजेड पे फोकस करते हैं। मान लीजिए ये एक एरिया है एसईजेड, ठीक है। अब इस एसईजेड को डेवलप कराया जाता है, मतलब ये एरिया किसी ने डेवलप किया। जो ये एसईजेड डेवलप करते हैं उनको हम लोग कहते हैं एसईजेड डेवलपर, ठीक है, जिन्होंने ये एरिया डेवलप किया है। ओके, और इस एसईजेड में अब कुछ लोग अपना बिजनेस लगाना चाहते होंगे। मान लीजिए मिस्टर ए अपनी एक यूनिट लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एसईजेड पे फोकस करते हैं। ये एसईजेड है अब एक एरिया। अब यहाँ पर मिस्टर ए ने अपनी एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है, एक यहाँ फैक्ट्री लगाई, एक यहाँ फैक्ट्री लगाई, ये सब अलग अलग फैक्ट्रीज लगी हैं। जो फैक्ट्रीज एसईजेड में लगती हैं उनको हम लोग यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। और जिसने ये एरिया डेवलप किया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपर। तो जो एसईजेड डेवलपर्स होते हैं उनको भी कई सारे टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं, और जो वो लोग होते हैं जिन्होंने एसईजेड में यूनिट लगाई है, यानी अपना बिजनेस, अपनी फैक्ट्री लगाई है, उनको भी टैक्स में बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं, राइट? ओके, और ये डेवलप करने के लिए, एसईजेड डेवलप करने के लिए हमको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट ने एसईजेड को डेवलप करने के लिए एक बोर्ड बनाया है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल। नाम से समझ में आ रहा है बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या करता होगा? अप्रूवल देता होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये कहा कि भाई हम एक पर्टिकुलर एरिया को हम एसईजेड बनाना चाहते हैं। अब हम किसी भी एरिया को एसईजेड नहीं बना सकते। हमने जैसे कहा कि मान लीजिए हम इस एरिया को एसईजेड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किससे? बोर्ड ऑफ अप्रूवल से। हम बोर्ड ऑफ अप्रूवल को चिट्ठी लिखेंगे और ये बताएंगे भाई हम इस एरिया को एसईजेड बनाना चाहते हैं। अब बोर्ड ऑफ अप्रूवल ये देखेगा कि ये एरिया कैसा है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी हो सकती है, यहाँ से ट्रेड कितना हो सकता है, कितना बेनिफिशियल है इस एरिया को एसईजेड बनाना। अगर सारे फैक्टर्स फेवरेबल होंगे तो मेरे इस एरिया को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? एसईजेड। ओके, वैसे होते ये नॉर्मल एरियाज ही हैं। जैसे अगर हम बेसिक सी बात आपको बताएं, सबसे नॉर्मल कॉमन जो आपने सुना होगा, नोएडा इज ऑल्सो एन एसईजेड। अगर आपको पता हो तो। ये पता था? क्या बात है, इंटेलिजेंट हो रहे हो सच में, इतनी हमें उम्मीद नहीं थी। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सोचा पास का बता दे तो आपको थोड़ा यकीन होगा कि एसईजेड होते हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। तो नोएडा इज ऑल्सो एन एसईजेड। तो ऐसा नहीं है कि उस एरिया का नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो नॉर्मल एरिया है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा वहां पर ज्यादातर फैक्ट्रीज, ज्यादातर कंपनीज आ रही हैं, क्योंकि वहां पर अगर कोई फैक्ट्री लगाता है, वहां पर अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको बेटर बेनिफिट्स मिलते हैं एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग अ यूनिट इन डीटीए। ओके, सो दैट इज व्हाट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एसईजेड।
और इस एसईजेड के कॉन्सेप्ट को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया गया है और उस एक्ट का नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट। ठीक है, फाइन। एक और चीज समझाएंगे, अगर आप कहो तो समझा दें कि चैप्टर शुरू करें, छोड़े हटाएं, समझा दें? अच्छा जैसे हमने आपको बताया कि ये इंडिया है और ये एसईजेड है। मान लीजिए इस एसईजेड में, हमने आपको कहा इस एसईजेड में बिजनेस है, फैक्ट्रीज हैं, तो क्योंकि यहाँ बिजनेस है, फैक्ट्रीज है, लोग काम करने आते हैं, तो कई बार यहाँ पर बैंक अपनी ब्रांच भी खोल लेता है। ठीक है, कोई नॉर्मल बैंक है, उसने कहा भैया हम अपनी एक ब्रांच एसईजेड में भी खोल लेंगे। ठीक है, ये जो बैंक की ब्रांचेस एसईजेड में होती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको कहा जाता है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। कैन यू टेल मी हम इसको ऑफशोर क्यों बोल रहे हैं? एसईजेड के अंदर, एसईजेड तो इंडिया में ही है ना, तो फिर एसईजेड में अगर कोई बैंक है तो हम उसको ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्यों बोलेंगे? क्योंकि एसईजेड को फॉरेन एंटिटी माना जाता है, और क्योंकि एसईजेड एक फॉरेन एंटिटी है, सो ब्रांच ऑफ एनी बैंक विच इज सिचुएटेड इन एसईजेड विल बी कंसिडर्ड एज अ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। अब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस एक्ट को। Special Economic Zones Act 2005. While the policy relating to special economic zone is contained in foreign trade policy, incentives and other facilities offered to the special economic zone developer. बताओ हमको इस लाइन का मतलब क्या हुआ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर कौन हुआ? जिसने वहां पर फैक्ट्री लगाई है या जिसने वो एरिया बनाया है? जिसने वो एरिया डेवलप किया है। एंड यूनिट्स, अब बताओ यूनिट्स क्या हुए? जिसने वहां पर फैक्ट्री लगाई है। तो इनके बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से ध्यान रखना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर वो है जिसने वो एरिया डेवलप किया है, और यूनिट्स वो फैक्ट्रीज हैं जो एसईजेड में लगाई गई हैं। तो ये कह रहे हैं व्हाइल द पॉलिसी रिलेटिंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज कंटेन्ड इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, incentives and other facilities offered to special economic zone developer and units are implemented through various notifications and circulars issued by ministry. तो एसईजेड के डेवलपर को क्या बेनिफिट देने हैं, यूनिट्स को क्या बेनिफिट मिलने हैं, इसके लिए सरकार अलग अलग टाइम पे नोटिफिकेशन जारी करता है और नोटिफिकेशन के थ्रू इनको एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करता है। आगे देखिए लिखा है इन ऑर्डर टू गिव अ लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क। कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, कह रहे हैं एंड टू प्रोवाइड एक्सपीडिशियस एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म द गवर्नमेंट इनैक्टेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट। तो ये कह रहे हैं पहले एसईजेड के लिए कोई एक्ट नहीं था, सरकार ने जब कोई पॉलिसी बना दी तो एसईजेड के लिए रूल्स बन गए, नहीं तो नहीं बने। तो उन्होंने कहा भैया लॉन्ग टर्म में एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए, एक रेगुलर रूल होना चाहिए जो एसईजेड को गवर्न करे, और ये ध्यान में रख के उन्होंने एक्ट बना दिया एसईजेड का, जिसका नाम क्या रखा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए एग्जाम के लिए। पहली चीज सेलिएंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट। सेलिएंट फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के? मतलब इस एक्ट के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे? मैटर्स रिलेटिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड फॉर सेटिंग अप ऑफ यूनिट्स देयरइन। क्या आप इन दोनों शब्दों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? व्हाट डू वी मीन बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिट? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड मतलब एसईजेड वो एरिया बनाना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिट मतलब एसईजेड के अंदर फैक्ट्री लगाना। ओके, तो ये कह रहे हैं एसईजेड को डेवलप करना है या यूनिट्स को डेवलप करना है, उसके प्रोविजंस हम लोग इस एक्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट तो सुना ही नहीं कभी, मैटर्स रिलेटिंग टू रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। ये क्या है? बैंक्स जिन्होंने अपनी ब्रांचेस एसईजेड में खोली हैं उनको कहा जाता है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे रूल्स बनेंगी, कैसे वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, उसके प्रोविजंस भी इस एक्ट के अंदर दिए हुए हैं। थर्ड, फिस्कल रिजाइम फॉर डेवलपर्स ऑफ एसईजेड एंड यूनिट्स देयरइन। कह रहे हैं एसईजेड डेवलपर्स के ऊपर क्या रूल्स लग रहे हैं, यूनिट्स के ऊपर क्या रूल्स लग रहे हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस एक्ट में बताए हुए हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म एट द जोनल लेवल। सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म मतलब अगर आपको अप्रूवल्स चाहिए तो अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। इस एक्ट ने एक अथॉरिटी बनाई है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल। ओके,
सिंगल विंडो का मतलब समझ गए, एक अथॉरिटी है, सिंगल अथॉरिटी। तो इन्होंने एक अथॉरिटी बना दी, बोर्ड ऑफ अप्रूवल। अब किसी को भी एसईजेड खोलने की अप्रूवल चाहिए तो वो अप्रूवल इनको किससे लेनी पड़ेगी, बोर्ड ऑफ अप्रूवल। सो देयर इज अ सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म एट द जोन लेवल। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी फॉर ईच स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कह रहे हैं हर एसईजेड को मैनेज करने के लिए एक सेपरेट अथॉरिटी बनाई गई है और उस अथॉरिटी को कहा जाता है एसईजेड अथॉरिटी। अभी हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। भाई एक कंट्री में, जैसे हमने आपको बताया इंडिया में 8-10 एसईजेड है, तो हर एसईजेड को मैनेज करने के लिए एक एसईजेड अथॉरिटी, जैसे अगर हम आपको नॉर्मल एग्जांपल दें, अगर नॉर्मल एरियाज डीटीए की बात कर लें, डीटीए के हर एरिया को मैनेज करने के लिए म्यूनिसिपल अथॉरिटीज होती है। वो म्यूनिसिपल अथॉरिटी उस पर्टिकुलर एरिया को या उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, उस पर्टिकुलर शहर को मैनेज करती है। बिल्कुल वैसे ही एसईजेड को भी मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए, और वो अथॉरिटी जो एसईजेड को मैनेज करती है उनको क्या कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी। तो उनकी बात भी इस एक्ट के लिए कही गई है। एंड डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोड, कह रहे हैं एसईजेड के अंदर अगर कोई ऑफेंस होता है, उन ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए, उन ऑफेंसेस को सजा देने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जो इस एक्ट के अंदर डील किए जाएंगे। ये किस चीज के पॉइंट्स हैं, एडवांटेजेस हैं एक्ट के, फीचर्स हैं। कह रहे हैं इस एक्ट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टैब्लिश करना है या यूनिट एस्टैब्लिश करना है, फिर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड प्रोविजन, फिर डेवलपर्स के लिए क्या रूल्स होंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म है, और ऑफेंसेस की सजा देने के लिए स्पेशल कोर्ट्स। All these things will be covered under this act. Any confusion? Any doubt? Easy है chapter? Okay. Definitions में आ जाइए। Developer and co-developer. Can you tell me now who is a developer? Developer कौन होगा बताओ, जिसने वो एरिया डेवलप किया है। Developer is a person who has developed the SEZ. ठीक है, और अगर एक से ज्यादा डेवलपर हैं तो वो साथ में क्या कहे जाएंगे, को डेवलपर। वेरी सिंपल। Co-developer means a person who or a state government which has been granted by the central government a letter of approval, and developer means a person or state government which has been granted by the central government a letter of approval and includes an authority and co-developer. Letter of approval मतलब समझे, जिसको भी SEZ का एरिया डेवलप करना होता है उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट उनको एक लेटर ऑफ अप्रूवल दे देती है और लेटर ऑफ अप्रूवल के बाद दे कैन एस्टैब्लिश दैट SEZ. ओके, तो डेवलपर मींस अ पर्सन हु हैज डेवलप्ड द SEZ. वेरी सिंपल डेफिनेशन। अगली दो डेफिनेशन अगर आप देखो तो किसकी है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बताइए एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, पहले नॉर्मल एक्सपोर्ट का मतलब बताइए क्या हुआ। अगर इंडिया से हम कोई माल बाहर बेच रहे हैं तो वो क्या होता है, एक्सपोर्ट। ठीक है, अब देखना जरा एक्सपोर्ट की डेफिनेशन, टेकिंग गुड्स और प्रोविजन सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया और फ्रॉम अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाय लैंड, सी, एयर और बाय एनी अदर मोड वेदर फिजिकल और अदरवाइज। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, एक्सपोर्ट की दो चीजें। एक चीज तो ये हुआ, मान लीजिए ये हमने बताया इंडिया है, ये इसके अंदर SEZ है। ठीक है, अगर इंडिया से कोई माल बाहर भेजा जा रहा है तो वो एक्सपोर्ट है, अगर SEZ से कोई माल बाहर भेजा जा रहा है वो भी एक्सपोर्ट है। आपके लिए SEZ फॉरेन टेरिटरी है, फॉरेन कंट्री के लिए तो SEZ इंडिया ही है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये SEZ अगर माल बाहर बेच रहा है तो आपने अपने इंटरनल मैटर के लिए ये अंडरस्टैंड किया हुआ है कि भाई DTA है और DTA और SEZ है, लेकिन चाहे SEZ से, आप ऐसे समझो ना, अगर नोएडा से कोई माल बाहर जाएगा तो भी तो वो एक्सपोर्ट ही कहलाया जाएगा। तो कह रहे हैं एक्सपोर्ट की दो डेफिनेशन है। पहली चीज एक्सपोर्ट, इंडिया के बाहर कोई भी माल बेचा जा रहा हो, चाहे वो DTA से भेजा जाए चाहे वो SEZ से भेजा जाए। और दूसरा एक्सपोर्ट का मतलब DTA से SEZ अगर कोई माल भेजा जाएगा तो उसको भी क्या माना जाएगा, एक्सपोर्ट, बिकॉज दिस SEZ इज कंसिडर्ड एज अ फॉरेन टेरिटरी। तो पहला एक्सपोर्ट का मतलब है टेकिंग गुड्स और सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया, चाहे SEZ से ले जा रहे हो या किसी और एरिया से। और दूसरा सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम DTA टू यूनिट। टू यूनिट और डेवलपर का मतलब क्या हो गया, SEZ। ओके, और तीसरा वाले में देखिए क्या हो रहा है,
अगर एक एसईजेड से दूसरी एसईजेड में भी जा रहा है तो भी उसको क्या मान रहे हैं? एक्सपोर्ट। सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर और डेवलपर इन द सेम और डिफरेंट एसईजेड, यानी एक ही एसईजेड में एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री को माल दे रही है तो भी एक्सपोर्ट है, एक एसईजेड से दूसरी एसईजेड माल पहुंचा रहे हैं तो भी एक्सपोर्ट है, डीटीए से एसईजेड पहुंचा रहे हैं तो भी एक्सपोर्ट है, और एसईजेड से इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं तो भी एक्सपोर्ट है। अब ये बताइए तीनों पॉइंट्स में डिफरेंस समझ में आ गया? पहले वाले में बताइए क्या हो रहा है? इंडिया से बाहर चाहे एसईजेड से जा रहा हो चाहे डीटीए से जा रहा हो, दूसरे में क्या हो रहा है? डीटीए से एसईजेड, ठीक है, और तीसरा एसईजेड टू अनदर एसईजेड, या एक ही एसईजेड में एक कंपनी टू अनदर कंपनी। ओके फाइन, बिल्कुल सेम लाइंस में इंपोर्ट हो जाएगा। अब इंपोर्ट सोचिए पूरा रिवर्स हो गया, फॉरेन टेरिटरी से इंडिया में माल आ रहा है, चाहे डीटीए में आ रहा हो चाहे एसईजेड में आ रहा है वो इंपोर्ट होगा, एसईजेड से डीटीए माल आ रहा है वो भी इंपोर्ट होगा। तो देखिए, ब्रिंगिंग गुड्स और रिसीविंग सर्विसेज इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और बाय अ यूनिट और डेवलपर फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, receiving goods or services by a unit or developer from another unit of same SEZ or different SEZ. I hope now import and export is clear. ठीक है, जब आप ये चीज समझ जाएंगे कि जो SEZ है उसको फॉरेन एंटिटी माना जा रहा है तो सारी डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगे। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इजी डेफिनेशन है, इट मींस इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर फैसिलिटीज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसईजेड। अब कोई भी एरिया अगर एसईजेड बन रहा है तो वहां पर एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहां रोड्स चाहिए, वहां पार्क्स चाहिए, वहां पर आपको सोसाइटी चाहिए, वहां स्कूल्स चाहिए, बैंक चाहिए, ये जितनी भी चीजें होती हैं इन सबको क्या कहा जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये शब्द सुना है? आईएफएससी कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये वो कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं इंडिया के बाहर के लोगों को। क्योंकि ये फाइनेंशियल सर्विसेज बाहर दे रही हैं तो बताइए ये अर्निंग्स क्रिएट कर रही होंगी कि खर्चा कर रही होंगी? अर्निंग्स क्रिएट कर रही हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इनको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। तो ये कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विस सेंटर विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद एक मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन है, वो सिंपल है। अगली डेफिनेशन देखिए क्या है, अभी हमने आपको बता दिया ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, और जरा देखो इसका मतलब क्या हुआ। इट मींस अ ब्रांच ऑफ अ बैंक लोकेटेड इन एसईजेड। तो किसी बैंक की ब्रांच अगर एसईजेड में लोकेटेड है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? एसईजेड का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सिट स्ट्रेट ऑल ऑफ यू। आखिरी बार स्ट्रेट कब बैठे थे लाइफ में? अब आपके स्ट्रेट बैठने से आपको भी फील हो रहा होगा, अच्छा हाँ ये स्ट्रेट होता है, हाँ ठीक है, सिट स्ट्रेट। आप पता है जिस हिसाब से बैठते हैं ऐसे में लगता है कुछ टाइम बाद आप एक वो लकड़ी वाला स्केल देखा है, वो बगल में सहारे के लिए लेकर आओगे कि एक थोड़ा सहारा चाहिए थोड़ी देर के बाद। हाँ, कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? कुछ बच्चे सोचने लगे ये तो आउट ऑफ कोर्स पूछ लिया, ईबीसीएल पढ़ रहे हैं। अच्छा, ईबीसीएल के कौन से पार्ट में है ये? पार्ट ए। चैप्टर नंबर कौन सा है? याद था सबको ये? वेरी गुड। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कौन से ईयर में आया? 2005? 2005। अच्छा ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अच्छा, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इंडिया के अंदर होते हैं कि बाहर? सीधे बैठे बैठे जवाब देना है, एक सेकंड होते ही फिर अपना उसी पोस्चर पे वापस चले जाते हैं। सिट स्ट्रेट एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, अभी भी स्ट्रेट बैठे नहीं है कुछ लोग, चेयर के सहारे को स्ट्रेट नहीं बोला जाता। हाँ गुड, ओके। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया के अंदर होते हैं कि इंडिया के बाहर? इंडिया के अंदर होते हैं, ठीक है। क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को फॉरेन टेरिटरी मानते हैं? फॉरेन टेरिटरी मानते हैं। अगर कोई बैंक अपनी ब्रांच एसईजेड में खोले तो उसको क्या बोलेंगे? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। व्हाट डू वी मीन बाय एक्सपोर्ट? इंडिया के बाहर भेजना या डीटीए से एसईजेड भेजना? इंडिया के बाहर भेजने को एक्सपोर्ट बोलते हैं कि डीटीए से एसईजेड को? दोनों को। अच्छा, अगर एक एसईजेड से दूसरी एसईजेड माल पहुंचाया जाए वो भी एक्सपोर्ट है। अच्छा, अगर एक ही एसईजेड के अंदर एक यूनिट से दूसरी यूनिट में पहुंचाए, कीप सिटिंग स्ट्रेट। हाँ, तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में पहुंचाए तो
बस 2 मिनट के अंदर आपके दर्द हो जाएगा, देखना कहेंगे अरे बस। हाँ, तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट भी एक्सपोर्ट मानेंगे, पक्का? ठीक है। अगर हमें अप्रूवल चाहिए होती है तो हमें किसकी अप्रूवल लेते हैं? बोर्ड ऑफ अप्रूवल। बोर्ड ऑफ अप्रूवल किस चीज की अप्रूवल देता है? किसी एरिया को एसईजेड बनाने की। ठीक है। व्हाट इज डीटीए? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ये इंडिया के बाहर होते हैं, ये भी इंडिया के अंदर होते हैं, एसईजेड भी इंडिया के अंदर होते हैं। तो फर्क क्या हुआ डीटीए और एसईजेड में? एसईजेड में टैक्स लगता है, नहीं लगता, डीटीए में नहीं लगता, डीटीए में लगता है, पक्का? ठीक है। अब वापस आ जाओ, अगली बैठना सीधे ही है, वापस आ जाओ, मैं सब अपने पोस्चर वापस चले गए। अच्छा, अगली डेफिनेशन पर्सन की है। ये डेफिनेशन कई बार पढ़ी है आपने। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, HUF कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। वैसे आपको पता है पर्सन इसमें तो नहीं आता, इस चैप्टर में तो नहीं आता, लेकिन अगर पर्सन की डेफिनेशन आ जाए ना कहीं पे, तो एट अ टाइम ये बहुत ईजी भी है और टफ भी है। ये क्वेश्चन ईजी इसलिए कि पर्सन पूछा है, टफ क्यों है? क्योंकि हर एक्ट में अलग डेफिनेशन है। पर्सन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अलग है, पर्सन इसके हिसाब से अलग है, पर्सन कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलग है। तो और अगर ये पूछा जाए कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हम नहीं कर पाए, क्या आया था? पर्सन की डेफिनेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 5 नंबर का क्वेश्चन आया और आपका गलत भी हो गया। लिख के आप जरूर आएंगे, आप कॉमन चीजें लिख देंगे, इंडिविजुअल, कंपनी, आपने जितने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, इंडिविजुअल, कंपनी, HUF, सब ये सब होते हैं पर्सन, बट हर एक्ट की डेफिनेशन में देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है। तो एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन टफ भी है और इजी भी है। एनीवेज, अब देखो फिर सर्विस की डेफिनेशन है और उसके बाद एक ब्लॉक दिया है। ब्लॉक में आ जाइए डायरेक्टली। व्हाट इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन? जरा डेफिनेशन पढ़ के देखेंगे आपको ये मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अ स्पेसिफिकली डिलिनिएटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव। डिलिनिएटेड का मतलब बाकी जगह से अलग, ठीक है, बाकी कंट्री से अलग ड्यूटी फ्री एरिया है। ड्यूटी फ्री मींस टैक्स फ्री। आप डेफिनेशन देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अ स्पेसिफिकली डिलिनिएटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव। आगे क्या लिखा है? शैल बी डीम्ड टू बी अ फॉरेन टेरिटरी। कह रहे हैं इसको फॉरेन टेरिटरी मानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस, ड्यूटीज एंड टैरिफ। ओके, तो एज फार एज टैक्स लगना है, एज फार एज ड्यूटीज लगनी है, उन सब चीजों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को क्या माना जाता है? फॉरेन टेरिटरी। तो ये 2 लाइन की डेफिनेशन क्लियर है। इट इज अ डिलिनिएटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव विच इज कंसिडर्ड एज अ फॉरेन टेरिटरी। ओके, नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए कौन कौन बना सकता है एसईजेड। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन, यानी 3 तरीके के लोग हैं जो कोई एसईजेड बना सकते हैं। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एरिया को एसईजेड बनाती है, या तो स्टेट गवर्नमेंट किसी एरिया को एसईजेड बनाती है, या तो फिर एनी पर्सन। एनी पर्सन में कोई भी आ जाएगा। ठीक है, ये 3 लोग हैं जो एसईजेड क्रिएट करते हैं और एसईजेड बनाने के लिए इनको अप्रूवल लेनी पड़ती है किससे? बोर्ड ऑफ अप्रूवल से। तो देखिए लिखा है सेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट central government, state government or any other person jointly or severally may establish a special economic zone. Any person who intends to set up a special economic zone may, after identifying the area, अब समझो स्टेप वाइज, सबसे पहले क्या करते होंगे? सबसे पहले ये एक एरिया आइडेंटिफाई करते होंगे कि भाई इस एरिया को हमें एसईजेड बनाना है। फिर इस एरिया का प्रपोजल लेके जाते होंगे किसके पास? बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। ठीक है, तो ये कह रहे आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एरिया मेक अ प्रपोजल टू द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अगर कोई पर्सन, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये पैराग्राफ जो है ये है एनी पर्सन के लिए। अगर कोई पर्सन एसईजेड बनाना चाहता है तो सबसे पहले वो एरिया आइडेंटिफाई करेगा। एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद वो एप्लीकेशन देगा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देगी बोर्ड ऑफ अप्रूवल को। ठीक है, अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को बनाना है, इन केस स्टेट गवर्नमेंट इंटेंड्स टू सेट अप अ एसईजेड, तो ये क्या करेंगे? ये भी पहले एरिया आइडेंटिफाई करेंगे
और उसके बाद अपना प्रपोजल डायरेक्टली भेज देंगे किसको, बोर्ड ऑफ अप्रूवल को। तो 3 तरीके के लोग थे जो एसईजेड बना सकते हैं, बताइए कौन कौन। एनी पर्सन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर एनी पर्सन बना रहा है तो वो सबसे पहले एरिया आइडेंटिफाई करके किसको भेजेगा, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट किसको भेजेगी, बोर्ड ऑफ अप्रूवल को। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट खुद किसी एरिया को एसईजेड बनाना चाहती है तो एक स्टेप गायब हो गया, ठीक है, वो सीधे अब किसको भेजेंगे अप्रूवल, बोर्ड ऑफ अप्रूवल को। और थर्ड देखो क्या लिखा है, हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू सेट अप एंड नोटिफाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन without consulting the state government and without referring the proposal to the board। जाहिर सी बात है, आप समझिए, स्टेट गवर्नमेंट अगर एसईजेड बनाना चाहती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर करेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एसईजेड बनाना चाहती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी ना पूछेगी। ओके, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो हायरार्की क्या हुई, अगर एनी पर्सन है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर एनी पर्सन एसईजेड बनाना चाहता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगा और स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेशन दे देगी किसको, बोर्ड ऑफ अप्रूवल को। अगर स्टेट गवर्नमेंट बनाना चाहती है एसईजेड तो वो सीधे किससे परमिशन ले लेगी, बोर्ड ऑफ अप्रूवल से। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एरिया को एसईजेड बनाना चाहती है तो उसको किसी से पूछने बताने की जरूरत नहीं है, ना ही वो स्टेट गवर्नमेंट को रेफर करेगी और ना ही उसको बोर्ड ऑफ अप्रूवल की परमिशन की रिक्वायरमेंट, ठीक है। और यही 3 लोग हैं जो एसईजेड बना सकते हैं। एनी डाउट, ओके ओके, हाँ बेटा, एग्जैक्टली, बोर्ड ऑफ अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ अप्रूवल से नहीं पूछ रहा, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट में, अब आगे का प्रोसीजर, एनी पर्सन ने स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी दी, स्टेट गवर्नमेंट वो चिट्ठी किसको देगा, बोर्ड ऑफ अप्रूवल को। द स्टेट गवर्नमेंट में ऑन रिसिट ऑफ प्रपोजल ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉरवर्ड द प्रपोजल together with its recommendation to the board of approval within the specified time। ये कौन से वाले का स्टेप हुआ, एनी पर्सन वाले का। एनी पर्सन अगर एसईजेड बनाना चाहता है तो वो किसको नोटिस देगा, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिकमेंडेशन के साथ वो मैटर फॉरवर्ड कर देगी किसके पास, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। द बोर्ड ऑफ अप्रूवल में आफ्टर रिसिट ऑफ प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ऑफ एसईजेड either approve the proposal or approve the proposal subject to such terms and condition as it may deem fit। It can also modify or reject the proposal। तो इस लाइन के हिसाब से हमको बताइए कि अगर किसी पर्सन ने स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगी और स्टेट गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ अप्रूवल को सेंड कर दिया, बोर्ड ऑफ अप्रूवल को अप्रूवल देना मैंडेटरी है या वो अपने हिसाब से चाहे तो अप्रूव करे चाहे तो रिजेक्ट करे, वो अपने हिसाब से अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई मिनिमम एरिया ऑफ लैंड फॉर सेटिंग अप ऑफ एसईजेड। कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ये ले डाउन करेगा कि अगर आपको किसी एरिया को एसईजेड बनाना है तो कम से कम कितना एरिया होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट लिखा है सेक्शन 39 फर्दर प्रोवाइड्स दैट इफ द बोर्ड अप्रूव्स द प्रपोजल without any modification it shall communicate the same to the central government। अब बोर्ड को जब हमने रेफर कर दिया, या तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल उसको अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा, या तो अप्रूवल विद मॉडिफिकेशंस, ओके। इफ इट रिजेक्ट्स द प्रपोजल it shall record the reason thereof and communicate the rejection to the person or the state government concerned। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे प्रोसेस वाइज देखें तो पर्सन जो है वो किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट किसको देगी, बोर्ड ऑफ अप्रूवल को। स्टेट गवर्नमेंट अगर एसईजेड बनाना चाहता है तो डायरेक्ट किसको देगा, बोर्ड ऑफ अप्रूवल को। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बनाना चाहती है तो किसी को नहीं देगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर लेगा। अच्छा नेक्स्ट, हाँ अब देखो यही चीज ब्लॉक में लिखी हुई है, Who can set up SEZ? देखिए कौन सेटअप कर सकता है, प्राइवेट, पब्लिक या जॉइंट सेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज कैन सेट अप अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
अगर और डिटेल में समझे तो एनी पर्सन सेटअप कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट. आई होप नो कंफ्यूजन टिल हियर. ओके. नेक्स्ट, establishment, approval and authorization to operate SEZ. Section 4 of the SEZ requires the developer. Who is the developer? क्या डेवलप करेगा वो? SEZ. To submit after the grant of letter of approval the exact particulars of the identified area to the central government, which after satisfying that the specified requirements are fulfilled, notify the specifically identified area in the state as a special economic zone. अब देखो प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ. किसी पर्सन ने स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी, स्टेट गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ अप्रूवल को दी, बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने जिस दिन अप्रूवल ग्रांट कर दी, अब वो डेवलपर जिसको वो SEZ बनाना है उसको एग्जैक्ट डिटेल्स सबमिट करने पड़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. अभी तक उसने सिर्फ एरिया बताया था कि ये एरिया है जहां हम SEZ बनाना चाहते हैं, अप्रूवल दे दीजिए. अब जब अप्रूवल मिल गई तो उसको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि भाई इतना मेजरिंग है, इतना एरिया है, इतना स्पेस है, वहां पर एग्जैक्ट डिटेल सबमिट करने पड़ेंगे. किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को. However, central government has been empowered to notify any additional area as a special economic zone. This section empowers the central government to authorize the developer to undertake such operations in a SEZ as it may prescribe. Important मार्क करिए अगली चीज, गाइडलाइंस फॉर नोटिफाइंग SEZ. अब जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हमें किसी एरिया को SEZ बनाना है और अप्रूवल के लिए हमने एप्लीकेशन किसको दे दी? किसको एप्लीकेशन देंगे? डायरेक्टर जनरल को. डायरेक्टर जनरल को एप्लीकेशन दे दें? याद है डायरेक्टर जनरल? अच्छा, किसको एप्लीकेशन देंगे? स्टेट गवर्नमेंट को. और स्टेट गवर्नमेंट किसको देगा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल को. बोर्ड ऑफ अप्रूवल अप्रूवल देते वक्त किन फैक्टर्स को कंसिडर करेगा? मतलब अप्रूवल देनी है कि नहीं देनी है, आपका एरिया SEZ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये डिसाइड करते वक्त what are the various factors to be considered? ये है वो हेडिंग, गाइडलाइंस फॉर नोटिफाइंग SEZ. सेक्शन 5 स्टिपुलेट्स. एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के. वैसे भी इस चैप्टर में आपको दिख ही रहा है, ऐसा कुछ है नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सके. देखिए, सेक्शन 5 स्टिपुलेट्स ब्रॉडर गाइडलाइंस टू बी कंसिडर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफाइंग एनी एरिया एज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एन एरिया टू बी इंक्लूडेड इन SEZ and in discharging its functions under the act. अब जरा देखिए ये पॉइंट्स हैं. इन फैक्टर्स को कंसिडर करके डिसाइड किया जाएगा कि उस एरिया को SEZ बनाना है कि नहीं. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी. बोर्ड ऑफ अप्रूवल ये देखेगा कि अगर हम तुम्हारे एरिया को SEZ बना दे तो क्या उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी? क्या लोग वहां पर फैक्ट्री लगाना चाहेंगे? क्या वहां से ट्रेड एंड कॉमर्स होगा? अगर होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो हम तुम्हारे एरिया को SEZ डिक्लेयर कर देंगे. सेकंड बताइए, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर तुम्हारे इस एरिया को SEZ बनाने से एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तो हम तुम्हारे एरिया को SEZ डिक्लेयर कर देंगे. प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज. कह रहे हैं क्या तुम्हारे एरिया में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी? क्या लोग तुम्हारे एरिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, फॉरेन के या डोमेस्टिक? अगर वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेंगे तो हम उस एरिया को SEZ डिक्लेयर कर देंगे. नेक्स्ट क्या है? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. इन फैक्टर्स को कंसिडर करके बोर्ड ऑफ अप्रूवल उस एरिया को SEZ की परमिशन ग्रांट कर देगा. कौन कौन बना सकता है SEZ? एनी पर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. व्हाट वाज एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट? इंडिया के अंदर जो बैंक है, SEZ में जो बैंक है, ये नॉर्मल बैंक्स होते हैं, ऑफशोर होते हैं. अच्छा, आप कहेंगे ये तो आपने बताया नहीं, जितना आप बता देती, रटवा देती, उतना रट लेते हैं हम लोग. नॉर्मल बैंक होते हैं. क्यों बनाए जा रहे हैं SEZ में? बैंक का क्या काम? बैंक का क्या काम? अच्छा ये बताओ, SEZ में लोग होंगे? कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये बात तो है, फैक्ट्री होंगी, सब कुछ होगा, लोग होंगे कि नहीं होंगे? हम लोग जा सकते हैं SEZ? ये जो नहीं से हो के आपका हाँ आता है, यूं हो के तब तक बाकी बच्चों ने हाँ बोलो तो घूम के यूं आ गया, ये आज तक बड़ा सस्पेशन है कि इसको ना कंसिडर किया जाए कि हाँ
सोचिए आपका इंस्टीट्यूट में ओरल टेस्ट होता अगर, है ना, अगर ओरल टेस्ट होता, एग्जामिनर ओरली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता तो ज्यादा मजा आती। वो थोड़ा डाउटफुल पूछ लेगा तो आपका यूं हो के पूरा यूं हो जाएगा। कुछ लोग बच्चे घुमाते ही रहेंगे गोल 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 गोल, हाँ समझना है हाँ समझो, ना समझना है ना समझो, है ना। हाँ, तो अभी अभी हम लोगों ने किस चीज के पॉइंट्स पढ़े, ये सेलिएंट फीचर्स थे एक्ट के। बस चेक कर लेते हैं कि जग रहे हो, सो रहे हो, क्या चल रहा है, ऐसे थोड़ा सा पूछ लेते किस चीज के पॉइंट्स हैं ये। वैसे आगे बैठ के ज्यादा नींद आती कि पीछे बैठ के? आप कह रहे हैं मैम हमें कहीं बिठा दो, हमारी नींद ऐसी बस रात में छोड़ के पूरे टाइम नींद आती है, पूरे टाइम। जो एक मैकेनिकली एक दिन का फॉर्मेट बनाया गया था, ऊपर वाले ने एक फॉर्मेट बनाया था कि जब अंधेरा हो जाए तब सोना होता है, जब उजेला हो जाए तो जग जाता है। आपकी जनरेशन ने पूरा पलट के रख दिया है ना। कभी अगर स्टेटस अगर आप देखो तो 2 बजे 3, चलो स्टेटस लगाओ लगाओ, डाउट भी, हाँ हाँ 12 1 2 3 4, चलो 4 वाले बच्चे को हम ऑन अ पॉजिटिव नोट सोचते हैं सुबह उठ के पढ़ रहा है, बट आई नो आई एम रॉन्ग, वो अब सोने जा रहा है ना। लेकिन ये 2 और 3 वाले क्या हैं, 2:30 बजे डाउट आ रहा है, ठीक है 2:30 बजे एकदम, जितने बच्चों के स्टेटस होते एकदम रात में, दिन भर एकदम शांति रहती है, एकदम शांति, दिन भर कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सब। तो ये जो दिन का आपने एकदम रिवर्स फैक्टर कर दिया है, रात में एकदम फुल एनर्जी मोड में, 12-1 बजे एक्साइटमेंट लेवल देखिए एकदम खुश, पता नहीं क्या दिन उल्टा करके। और इस टाइम ऐसी नींद आप लोग को आती है कि कहीं बिठा दो कहीं। अब आई थिंक जो लोग पब्लिक कन्वेंस से आते हो शायद रास्ते में सो जाते होंगे, थोड़ा बहुत, थोड़ा यहीं सो जाओ जहां मौका ले। बाइक से चला रहे, आगे वाला तो बेचारा सो नहीं सकता, पीछे वाले को मौका मिल गया सो गया, फोन पकड़े पकड़े, है ना। तो ये जो दिन आपने उल्टा उल्टा कर रखा है, थोड़े टाइम बाद हमको ऐसे लगता है इंस्टीट्यूट की जो डेट शीट आएगी उसका टाइम यही होगा, रात में 2 से 5, रात में 2 बजे बच्चे जा रहे हैं पेपर देने, क्यों? क्योंकि इस टाइम फुल एनर्जी मोड में है ना। चलो ये किस चीज के पॉइंट्स थे, सेलिएंट फीचर्स, फैक्टर, किससे, एंटी कॉम्पिटिटिव के। कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे, अच्छा ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के फैक्टर देखो यहाँ दिए हुए, ये किसके फैक्टर हैं, SEZ को अप्रूव करना है कि नहीं करना है उसके फैक्टर हैं, ठीक है, जग गए। अब आओ प्रोसेसिंग एंड नॉन प्रोसेसिंग एरिया। कह रहे हैं SEZ के अंदर कुछ एरिया, देखो SEZ अपने आप में शहर है, ठीक है, वहाँ फैक्ट्रीज भी हैं, वहाँ पार्क भी हैं, सोसाइटी भी है, स्कूल्स भी हैं, सब कुछ है वहाँ पर। जाहिर सी बात है जहाँ फैक्ट्री है वहाँ लोग हैं, लोग हैं तो सोसाइटी बन जाएगी, सोसाइटी है तो स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ, एंड दिस इज हाउ अ सिटी इज डेवलप्ड, ओके। तो ये कह रहे हैं कि SEZ के अंदर कुछ प्रोसेसिंग एरियाज होते हैं, कुछ नॉन प्रोसेसिंग एरिया, जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सर्विसेज हो रही हैं, फैक्ट्री है, यूनिट लगी है, वो सब प्रोसेसिंग एरिया होंगे। इसके अलावा जो एरिया है, पार्क हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल है, रोड्स हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन प्रोसेसिंग। तो जहां पर भी कहीं कुछ मैन्युफैक्चरिंग, सेल, परचेज, ट्रेड, इन सब से रिलेटेड काम हो रहा है वो सब प्रोसेसिंग एरिया होंगे, एंड अदर देन दैट जो भी एरिया है वो क्या होगा, नॉन प्रोसेसिंग। तो देखिए सेक्शन 6 empowers the central government or any specified authority to demarcate the areas falling within the SEZ. सबसे पहले कह रहे हैं प्रोसेसिंग एरिया, प्रोसेसिंग एरिया फॉर सेटिंग अप ऑफ यूनिट्स फॉर एक्टिविटीज बीइंग, देखो क्या क्या होता है प्रोसेसिंग एरिया में, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। बी कह रहे हैं एरिया एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रेडिंग एंड वेयरहाउसिंग। अब कुछ एरिया होंगे जहां गुड्स बन रहे होंगे, कुछ एरिया होंगे जहां ट्रेडिंग हो रही होगी, वेयरहाउसिंग हो रही होगी। व्हाट इज वेयरहाउसिंग, स्टोरेज, ठीक है। ये सब ये दोनों ही एक तरह से देखा जाए प्रोसेसिंग एरिया में आ जाते हैं। और ये तीसरी कैटेगरी होती है नॉन प्रोसेसिंग एरिया। तो नॉन प्रोसेसिंग की डेफिनेशन बड़ी आसान रख दी इन्होंने, कह रहे हैं वो सारे एरिया जो प्रोसेसिंग नहीं है वो बाय डिफॉल्ट क्या मान लिए जाएंगे, नॉन प्रोसेसिंग एरिया, ठीक है। तो जो भी स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, हाँ जो भी रेसिडेंशियल एरिया अगर कुछ है तो वो सब नॉन प्रोसेसिंग में आ जाएगा। अगली हेडिंग देखिए, देख के समझ में आ जाएगा, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस ड्यूटी, यस, किसको, DTA को, SEZ को। सेक्शन 7 एग्जेम्प्ट्स all goods services exported out of or imported into or procured from DTA
by a unit of developer in SEZ from payment of taxes, duties, cess under all enactment specified in the first schedule. तो फर्स्ट शेड्यूल है इस एक्ट के अंदर, उसमें कुछ एक्ट लिखे हुए हैं, कह रहे हैं कि जो भी SEZ में जिसने भी यूनिट लगाई है या उसने बाहर से गुड्स इंपोर्ट करे हैं या बाहर गुड्स एक्सपोर्ट करे हैं, उनके ऊपर टैक्सेस, ड्यूटीज या सेस एप्लीकेबल नहीं होगा। और यही तो बेनिफिट है SEZ का, यही तो सबसे बड़ा फायदा है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग SEZ में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या है, इसके बारे में सुना है इस अथॉरिटी के बारे में? ये कौन था? बोर्ड ऑफ अप्रूवल। ये क्या अप्रूव कर रहा था? SEZ अप्रूव कर रहा था? क्या अप्रूव कर रहा था? हाँ सही बता रहे हो, SEZ ही अप्रूव। डाउट से पूछ लो, नाम भी भूल जाते हैं आप अपना, है ना। SEZ अप्रूव कर रहा था। कौन कौन एप्लीकेशन दे सकता था? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी पर्सन। किसको एप्लीकेशन दे रहे थे? अल्टीमेटली किसको दे रहे थे? बोर्ड ऑफ अप्रूवल को। तो ये वो बोर्ड है जो किसी भी एरिया को SEZ डिक्लेयर करेगा। सेक्शन 8 empowers the central government to constitute by notification board of approval within 15 days from the commencement of act। यानी जब ये एक्ट बना वहां से 15 दिन के अंदर उनको एक बोर्ड ऑफ अप्रूवल बनाना था। और अगली हेडिंग में इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल। क्या क्या काम है बोर्ड ऑफ अप्रूवल के? पढ़िए जरा, 5 पॉइंट्स रीड करिए, बताइए कौन सा नहीं समझ में आया। देखिए आप लोग पढ़ रहे थे, हमने आपके लिए कुछ किया है? हम बोर हो रहे थे, हमने कहा आपकी तरफ से इतना तो बनता है। ये मत समझना हमने अपने लिए लिखा है, आप ऐसे हमारी तरफ देख रहे हैं कि अब कर लीजिएगा, अब आपने प्रॉमिस कर ही दिया है। तो ये आपको लिखना है कि आप हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको ये 5 पॉइंट्स याद करके आने हैं। कर लेंगे? किसके हैं ये? किसके पावर्स एंड फंक्शन है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल। इस चैप्टर में टफ क्या है ये भी सुन लो, सब कुछ इजी इजी चल रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। टफ ये है कि इस चैप्टर के अंदर बड़ी सारी अथॉरिटीज हैं, जिसमें से पहली आपने ये पढ़ी है बोर्ड ऑफ अप्रूवल, और जितनी अथॉरिटीज होंगी उन सब का पावर्स एंड फंक्शंस होंगे। तो क्या करेंगे? कोई 5 याद कर लेना, कुछ भी क्वेश्चन है वही लिख देना, यही करना है। सबके अलग अलग काम हैं। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी होगी, बोर्ड ऑफ अप्रूवल होगा, अप्रूवल कमिटी होगी। ये देखते देखते आप ये भी देखा है कि चैप्टर है कितना बड़ा, है ना। तो ये पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल के 5, वैसे रीड सारे कर लेना, प्रॉमिस आपने हमसे कर दिया है कि 5 तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, फाइन। अब आप सोच रहे हैं हमने अपनी बुक में थोड़ी लिखा, मैम ने लिखा है, मैम समझे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।